तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर सिलेबस इज कम्प्लीटली सेम, देयर इज नो डिफरेंट। इंटायर जो सिलेबस जो पेपर 1 के अंदर था वही सिलेबस आपका पेपर 2 में होगा। बस पेपर 2 और पेपर 1 के अंदर भी हमारे पास एज सच डिफरेंस नहीं है। पेपर 1 के अंदर एग्जामिनर आपको जर्नल शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके पास 8 और 12 मार्कर के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, लेकिन पेपर 2 के अंदर द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू डेटा रिस्पॉन्स। तो हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर सिलेबस सेम है, बस पेपर पैटर्न डिफरेंट है। तो जिसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो यूनिट्स और जो चैप्टर्स पेपर 1 के अंदर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट द एग्जामिनर कैन नॉट असेस दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स और दीज चैप्टर्स इन पेपर 2, वो भी आ सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे ये कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर, दैट इज फेब मार्च 2025। अब यहाँ पे पेपर 2 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझना जरूरी है, दैट इज एप्लीकेशन। पेपर 1 के अंदर एप्लीकेशन के अंदर क्या था? पेपर 1 के अंदर आपके पास यू आर क्रिएटिंग योर ओन एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर आप वहां पे रियल लाइफ एग्जाम्पल को या फिर अपनी एग्जाम्पल क्रिएट करके जर्नल एग्जाम्पल क्रिएट करके एप्लीकेशन के मार्क्स गेन कर रहे थे। बट इन दिस केस व्हेन द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू द data response of the case study, तो इसका मतलब यहाँ पे है that the business situation has been provided by the examiner. तो examiner is going to award you the marks of the application on the basis of how you are going to link and how you are actually creating a link or the relation between your answers and the case that has been provided by the examiner. तो यहाँ पे हमारे पास पेपर 2 के अंदर ऑल द आंसर्स आर कंपलसरी। मतलब ये है कि आपके पास पेपर 2 में कोई चॉइस नहीं है। पेपर 1 सेक्शन डी में आपके पास चॉइस थी कि आउट ऑफ 2 यू कैन अटेम्प्ट एनी वन, बट इन पेपर 2 देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू कवर ऑल द एरियाज एंड यू हैव टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। सबसे बड़ा मसला पेपर 2 के अंदर आपके पास ये है कि पेपर 2 के अंदर आपके पास मसला आता है एक चीज का, दैट इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमारे पास फीडबैक ये आता है कि पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट का सर इशू हो जाता है। एक लॉजिकल हम मैथ्स करते हैं, लेट्स डू मैथ्स। हमारे पास पेपर 1 के अंदर आपके पास 75 मिनट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास पेपर की ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट्स की है। तो 75 मिनट्स के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 75 मिनट्स के अंदर आपके पास एक 8 मार्क का और एक 12 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पेपर 2 के अंदर आपके पास है 90 मिनट्स, मतलब आपके पास कितने मिनट्स एक्स्ट्रा हैं? आपके पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं और इस 15 मिनट्स के अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस के डाटा रिस्पॉन्सेज हैं जिसको आपको पढ़ना होगा, प्लस आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और आपके पास दो 8 मार्कर के और दो 12 मार्कर के क्वेश्चंस हैं। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि पेपर 2 एज कंपेयर टू पेपर 1 इट्स रिलेटिवली इजीली बट व्हेन इट कम्स टू द टाइम मैनेजमेंट, सो पेपर 2 बिकम्स अ हैसल। तो पेपर 2 के अंदर टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे करेंगे कि आप जल्दी जल्दी केस पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे करेंगे कि आप यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो फौरन से अटेम्प्ट करेंगे। जितने टाइम और जितने मिनट्स और जितने सेकंड्स आप सेव कर सकते हैं वो इसमें सेव करेंगे, सो दैट द टाइम दैट हैज बीन सेव्ड while doing the short questions can be spent on the 8 marker and 12 marker question। तो जैसे मेरे पास 2-3 बच्चों का फीडबैक यही आया था पेपर 1 के रिलेटेड कि सर आपने जो टिप दी थी दैट यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 25 मिनट्स, तो वो 10 मिनट जो हमें बच गए थे वो 8 और 12 के अंदर काम आए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टिप है कि जो कैलकुलेशन और जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसको आप जितना जल्दी और इफेक्टिवली करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा, सो दैट यू कैन स्पेंड ऑन द 8 मार्कर एंड 12 मार्कर क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब ये जो पर्टिकुलर पेपर है हमारे पास मैं इसको डिस्कस करूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ यू गाइस हम इसको सॉल्व भी करेंगे और हम करेंगे बहुत बेसिक। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो ऐसे हैं इसके अंदर जो मतलब आप फौरन से अटेम्प्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। फ्रैंक ग्रोस fruit including oranges on his farm in country J. He sells his fruit at a market in a local city 1 day a week. तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि दैट द बिजनेस बिलोंग्स टू द प्राइमरी एक्टिविटी फार्मिंग। Frank is a sole trader। ये हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर आ गया दैट द बिजनेस इज सोल ट्रेडर एंड ऑपरेट्स इन द प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सर प्राइमरी के अंदर तो ऑपरेट कर रहा है, टर्शियरी में कैसे कर रहा है? क्योंकि वो यहाँ पे सेल भी कर रहा है। तो जब वो सेल कर रहा है तो सेलिंग इज नोन एज द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी।
तो primary is farming and tertiary is selling. He set up FF using all his redundancy money from a previous job with a large company. ये पुरानी जो जॉब करता था उससे उसको जो redundancy पे मिली थी, जब उसे निकालते हैं एम्प्लॉयज को तो हम redundancy पे करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने इस पर्टिकुलर redundancy पे को बना लिया अपना स्टार्ट अप कैपिटल to set up this business of FF. Frank's business objective is to increase profit by 10% by the end of 2026. ये objective है profit 10% 2025 2026. अब एक चीज यहाँ पे क्या क्लियर हो जाती है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक है, दैट ही वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट. स्मार्ट वाला कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक. तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट विच इज स्पेसिफिक, 10% is measurable, and 2026 is the time period जिसके अंदर इसको अचीव करना है. He also has a target profitability of 25% by the same date. He uses the data from break-even analysis to make business decisions. Table 1.1 shows forecast data for the sales of oranges in 1 July 2020 in July 2025. तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. यहाँ पे गिवन है सेल्स, यहाँ पे गिवन है टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे गिवन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है. तो ये इन्फॉर्मेशन को यूजुअली एग्जामिनर जो टेबुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको कहीं ना कहीं वो यूज करता है फॉर द कैलकुलेशन, और आगे हमें नजर आ रहा है कि B1 के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है. आ जाए केस पढ़ते हैं आगे. Frank has two main competitors, a national supermarket with stores locally, a shop in the local city selling fruit. ये दो इसके पर्टिकुलर competitor हैं. Frank's business is very successful as the fruit he sells is fresher than products sold by his competitor. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो freshness of the fruit है, it can be the USP or you can say a competitive advantage. This is Frank's USP. आगे mention है, his fruit is sold only a few hours after it is picked. However, the fruit sold by Frank's competitor is grown hundreds of kilometers away. तो अगर इसका बिजनेस यहाँ पे करीब है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, और इसके जो कंपैटिटर्स हैं वो जो दूर ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे इसकी जो कंपैटिटर्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से दे कैन बी एक्सपेंसिव. Customer also enjoy the range of fruits sold by Frank as it varies throughout the year. Frank currently uses competitive pricing but is thinking of introducing price skimming in the future. अभी यहाँ पे वो competitive pricing को consider कर रहा है because he considered that these two businesses are the competitors. तो उनके साथ compete करने के लिए उनसे similar या उनसे ऊपर नीचे prices वो charge कर रहा है. But is thinking of introducing price skimming क्योंकि जो USP है वो यहाँ पे इसको अलाउ करेगी कि वो हाई प्राइसेस चार्ज करे. प्राइस स्कीमिंग के अंदर होता क्या है कि हम इनिशियल स्टेज पे हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, देन विद द फेज ऑफ टाइम प्राइसेस क्या हो जाती हैं, लो डाउन हो जाती हैं. आइडेंटिफाई वन मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ अ बिजनेस. अब यहाँ पे द कमांड वर्ड इज आइडेंटिफाई. अब जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस साइज को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं. आप बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, amount of capital employed, market share, output, market capitalization. These are number of methods to measure the size of the business. So the question is of 1 mark. So you have to write down the statement. Number of employees can be used by the business or the amount of output. So the examiner is going to award you 1 mark for the identification. जल्दी से इससे करें. Explain the term प्राइमरी सेक्टर. अब से ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म प्राइमरी सेक्टर है इसका मतलब क्या है हमारे पास. इसका मतलब यहाँ पे ये कि प्राइमरी सेक्टर को एक्सप्लेन कर. तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी डेफिनेशन लिखनी अलोंग विद एन एडिशनल पॉइंट. कोई पॉइंट लिखना है. अब जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर इज an activity or the primary sector is comprised of businesses that are involved in the extraction of natural resources or in the basic activities such as farming, fishing, coal mining, oil drilling, and they usually provide the supplies and the raw material to the
अदर बिजनेसेस। तो ये एडिशनल आपके पास पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो कमांड वर्ड यूज कर रहा है वो एक्सप्लेन है। तो हाई क्वालिटी डेफिनेशन के साथ साथ यू हैव टू राइट डाउन एन एडिशनल नॉलेज पॉइंट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। Now we are heading towards the question number B1, which is refer to table 1.1. Calculate the number of oranges that Frank needs to sell to break even in July 2025. मतलब क्लियरली एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप ब्रेक इवन आउटपुट बता दें कि उसे कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे तब जाके फ्रैंक का ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। अब यहाँ पे डिवीजन सुन लीजिएगा, आपके पास बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, द करेक्ट आंसर जो है हमारे पास उसका आपको 1 मार्क मिलता है, 2 मार्क्स आपको वर्किंग के मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला वॉट एवर द कैलकुलेशन यू आर डूइंग। जैसे यहाँ पे आप ब्रेक इवन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो राइट डाउन द फॉर्मूला कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है। ब्रेक इवन आउटपुट का या ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपने यहाँ पे अगर लिख दिया फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। अब 1 मार्क इसके अंदर वैल्यूज डालें। वैल्यूज क्या है हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट है 1350 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 0.8, ये सेलिंग प्राइस। अब सर वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है वो टोटल गिवन है। तो अब जब टोटल गिवन है हमारे पास तो सर यहाँ पे तो एक बड़ा मसला है। टोटल फिक्स टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 2825 यहाँ पे गिवन है। तो देखिए फोकस करें स्क्रीन पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 2825, लेकिन हमें तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कि अगर वो टोटल गिवन है तो उसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करो। भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2825, कितने ऑरेंजेस पे लग रही है 5650 पे। तो सिंपली 2825 डिवाइडेड बाय 5650, तो आंसर आ रहा है 0.5। तो 0.50 इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1350 डिवाइडेड बाय 0.3, तो आंसर आ रहा है आपके पास 4500 ऑरेंजेस। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अब ये जो 4500 ऑरेंजेस है आपके पास, ये ब्रेक इवन पॉइंट है और ब्रेक इवन आउटपुट है दैट द बिजनेस नीड्स टू जनरेट, और बिजनेस नीड्स टू सेल 4500 oranges in the month of July to cover the total cost. Is it clear to everyone? अब यहाँ पे हमारे पास B2 है, एक्सप्लेन वन लिमिटेशन फॉर फ्रैंक ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। तो मतलब यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर आपको लिमिटेशन नॉलेज का 1 मार्क, मतलब आपकी ब्रेक इवन के रिलेटेड जो नॉलेज है दैट एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो अगर आपने सही लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करा 1 मार्क। एप्लीकेशन हाउ इट इज अ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन टू फ्रैंक। अब देखो ना यहाँ पे फ्रैंक कह रहा है कि हम इतने नंबर ऑफ सेल्स करेंगे, 4500 ऑरेंजेस बिकेंगे और 5650 टोटल सेल्स है। तो मंथ ऑफ जुलाई के अंदर हमें इतने नंबर ऑफ सेल्स करनी पड़ेंगी। अब लिमिटेशन ब्रेक इवन की क्या है यहाँ पे, जो हाँ एग्जैक्टली लाएगा क्या हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऑरेंजेस हम बनाएंगे, जितने भी ऑरेंजेस हमारे पास होंगे सबके सब बिक जाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री हमारे पास अनसोल्ड रह जाए। सम ऑफ द ऑरेंजेस आर नॉट सोल्ड और दे आर एक्चुअली अनसोल्ड, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे पास फ्रूट का बिजनेस है तो कुछ ऐसा डैमेजेस भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं हमारे पास। तो खराब हो जाएंगे तो उसकी भी तो कॉस्ट लग जाएगी हमारे पास, उसकी कॉस्ट भी तो आएगी। तो ब्रेक इवन की सबसे बड़ी लिमिटेशन फॉर फ्रैंक है, एक तो ये हो सकती है कि फ्रैंक इज कंसिडरिंग ऑल द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल बी सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि ब्रेक इवन की लिमिटेशन क्या हुई। लिमिटेशन हमारे पास सबसे बड़ी ये भी
कि break even considers that all the inventory is sold and there is no unsold inventory. और उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि Frank is considering that all the number of oranges will be sold in the month of July, which gives an unrealistic image or the point of view to the business. समझ आता है? Is it clear? Now we are heading towards the part C. Analyze two benefits to Frank of operating as a sole trader. Sorry to say, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, ना मैं इसको देखूंगा, ये तो आप आराम से करेंगे. आप सोल ट्रेडर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद दो बेनिफिट्स को टू द फ्रैंक एप्लीकेशन करते हुए आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट सी तो आपके पास हो जाएगा, बहुत बेसिक है. पार्ट डी देखते हैं. इवैल्यूएट वेदर फ्रैंक शुड इंट्रोड्यूस प्राइस स्कीमिंग. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि प्राइस स्कीमिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए. मैं आपको इसके अंदर सारे पॉइंट्स बता दूंगा, आप इसे एलैबोरेट करेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे. प्राइस स्कीमिंग होती क्या है? Price skimming is known as one of the pricing strategy which is used by those businesses जो innovative product के अंदर involve होते हैं, जिनका product बहुत ज़्यादा creative, innovative, new products होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप business that has a competitive advantage or USP. So they charge higher prices at the initial stage, then with the phase of time prices को क्या हो जाती हैं, वो low हो जाती है. ये अब फ्रैंक का जो बिजनेस है वो फार्मिंग का है, ऑरेंजेस का बिजनेस है. तो यहाँ पे आप उसके कंसिडर करेंगे कि अभी वो कौन सी यूज कर रहा है. अभी वो यूज कर रहा है कंपैटिटिव प्राइसिंग. अब जो कंपैटिटिव प्राइसिंग होती है उससे बेनिफिट ये होगा कि फ्रैंक कंपीट कर रहा होगा अपने कंपैटिटर्स के साथ, और उनके साथ कंपीट करने से बेनिफिट ये हो रहा होगा उसको कि उसकी प्राइसेस सिमिलर होंगी या उससे आगे पीछे होंगी, तो इसके बाद उसके पास सेल्स होंगे और नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके पास होंगे. ये बेनिफिट है उसके पास. और उसके जो कंपैटिटर है वो इसमें से जो सुपरमार्केट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैटिटर है, तो उसके साथ compete करने के लिए राइट नाउ द फ्रैंक इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. और उससे बेनिफिट भी हो रहा है कि उसकी यहाँ पे सेल्स हो भी रही हैं, कस्टमर्स भी उसके पास आ रहे हैं, द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एज वी हैव सॉल्व द ब्रेक इवन के 4500 ऑरेंजेस पे उसका ब्रेक इवन हो रहा है और 5650 टोटल सेल्स है, तो उसको प्रॉफिट भी हो रहा है. लेकिन प्राइस स्कीमिंग यूज कर सकता है कि नहीं? अब प्राइस स्कीमिंग से बेनिफिट ये होगा कि फ्रैंक के पास यूएसपी है कि उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फ्रेश है, एज इट इज मेंशन्ड यहाँ पे, अपने कंपैटिटर से ज्यादा फ्रेश है. तो इससे पास ये यूएसपी है और फ्रैंक यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को हमारे पास प्राइस स्कीमिंग की बेसिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, यूएसपी. और बिजनेस होगा वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा एंड द फ्रैंक कैन अर्न मोर और हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय चार्जिंग द हायर प्राइसेस. लेकिन प्राइस स्कीमिंग ये कहती है कि इनिशियल स्टेज पे प्राइसेस हाई होते हैं, देन विद द फेज ऑफ टाइम प्राइसेस लो हो जाती है. तो हाँ, वो यहाँ पे फ्रेशनेस की बेसिस पे जो थोड़ा सा पुराना स्टॉक है, थोड़े से पुराने ऑरेंजेस हैं, उसकी प्राइसेस को लो कर दे और जो नए फ्रेश हमारे पास ऑरेंजेस है उसकी प्राइसेस को हाई रखे. तो इससे यहाँ पे उसके पुराने ऑरेंजेस की जो कट डाउन है वो भी सेल्स हो जाएंगी और नए ऑरेंजेस जो फ्रेश होंगे वो हाई प्राइसेस पे बिक जाएंगे, जिससे बिजनेस की सेल्स भी होंगी, बिजनेस की रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी होगी और बिजनेस compete भी कर सकेगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. अब यहाँ पे सर जो हमारे पास पेपर 2 में जो 12 मार्कर का क्वेश्चन है वो वैसे ही सॉल्व होगा. अभी हमने पहले प्राइस स्कीमिंग की नॉलेज को डिस्कस किया, फ्रैंक की सिचुएशन को कंसिडर किया, फ्रैंक के बिजनेस को कंसिडर किया एप्लीकेशन के लिए, कंपैटिटिव प्राइसिंग के एडवांटेज को डिस्कस किया. फिर हम यहाँ पे प्राइस स्कीमिंग के बारे में एग्री और डिसएग्री दोनों करेंगे. तो जैसे हमारे पास 12 मार्क का क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 होता है, ऐसे ही 12 मार्क का क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 भी आपके पास होता है. सिर्फ फर्क ये होता है कि वहां पे आप जो है वो जर्नल एग्जाम्पल क्रिएटेड कर रहे होते हैं, यहाँ पे फ्रैंक का पूरा बिजनेस गिवन है और उसकी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आप आंसर करेंगे. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस स्कीमिंग तो उसके ड्रॉबैक्स को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइस स्कीमिंग का ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये होता है कि हम यहाँ पे हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं. हम यहाँ पे कंपैटिटर्स की प्राइसेस को नहीं कंसिडर करते, हम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, बस हम यहाँ पे हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन. तो देयर इज अ चांस कि हमने यहाँ पे देयर इज अ ड्रॉबैक कि हम कंपैटिटर की प्राइसेस को कंसिडर नहीं कर रहे.
तो हमें ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा, क्योंकि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वेदर, तो अगर आपको प्राइस स्कीमिंग नहीं लगता तो आप दूसरी भी प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं, दूसरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन गिव द सजेशन एज वेल एज द सजेशंस एंड द रिकमेंडेशंस आर द पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन, so you can suggest the other pricing strategies as well.